हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो जैसा आप जानते हो कि हम लोग एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। जो लोग नए हैं वो उसको रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। ये हमारा क्लोज टेस्ट, एक बार आप खुद देख लीजिए किसके ऊपर है ये, ठीक है। और उसके बाद आगे पार्ट में दिया हुआ है। तो हमें करना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। मैं एग्ज़ाम की तरीके से बात कर रहा हूँ। एक ग्लांस मारना होता है कि क्या क्या है और किस तरीके की वर्ड यूज़ हो सकते हैं इस कंटेक्स्ट में। जैसे थोड़ा सा तेजी में पढ़ना होगा एग्जाम में, ठीक है। द एनुअल ग्लासटोनबरी म्यूजिक फेस्टिवल इन ब्रिटेन यूजली मेक्स हेडलाइंस फॉर इट्स ग्रैंड डैश ऑफ इट्स कंटेम्प्रेरी एंड लेजेंडरी म्यूजिक टैलेंट। अब ये समझ में आ गया इसको पढ़कर। अब एक हिंदी समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि एक म्यूज़िक फेस्टिवल होता है जो ब्रिटेन में होता है। वो किसके लिए होता है? वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब म्यूजिकल टैलेंट आते हैं। और जो एकदम जो नए वर्ड कंटेम्प्रेरी मतलब जो मॉडर्न है, लेजेंडरी मतलब जो लेजेंड है। बस इतना समझ में आ गया ये बात, ठीक है। दिस ईयर ग्लास्टो, बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा नहीं। जो जो क्या कहते हैं डिटेल ग्रामर है, हमें जो देखना होता है कि कैसे इसमें फिल करना है, वो हम ऑप्शन के टाइम पे देखेंगे, ठीक है। This year, Glasto made headlines instead for becoming a center stage of anti-Israel sloganism and calls of including that to the IDF। बस इतना यहाँ तक पढ़ा। क्या करना है अब? यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि इस साल देखो दिस ईयर, इस साल फिर हमने देखा एंटी इजराइल सोलग्रिज्म हुआ है, मतलब ये सेंटर स्टेज बन गया है कि वहाँ पे इजराइल विरोधी नारे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ समझ में आई कि पहले वो ये था कि वो म्यूज़िक फेस्टिवल टाइप का था, मगर इस साल जो हुआ तो वहाँ पे क्या कहते हैं इजराइल विरोधी नारे लग गए। सच इज द रैकेस इवन आफ्टर अ वीक आफ्टर द 5 day फेस्ट एंडेड दैट टू परफॉर्मेंस एक्यूज एंटी सेमेटिक इंसाइटमेंट। अब देखो इसको भी क्या कहते हैं, बहुत तेजी से पढ़ के निकले हम लोग। अब सिर्फ हमें मतलब देखना है कि समरी क्या कह रही है सेंटेंस की, कि 5 दिन बाद भी फेस्ट के जो परफॉर्मर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया था उनके ऊपर आरोप लगा है एंटी सेमेटिक इंसाइटमेंट का, मतलब जूइस के खिलाफ भड़काने के लिए। एंटी सेमेटिक जहाँ भी देख लोगे तो वहाँ पे जूइस के खिलाफ चीज़ें होती हैं, तो लोगों को जूइस के खिलाफ भड़काया गया। वो कौन है? इजराइल है। जूइस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है जूइस? इजराइल में है। अब वो कौन थे परफॉर्मर? इंग्लिश पंक रैप डुओ बॉब वेलन एंड नॉर्थन एरिश हिप हॉप ट्रियो नी कैप आर नाउ अंडर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। कह रहे हैं कि इन्हीं जो 2 लोग एक्यूज थे जिनके ऊपर आरोप लगा है वो थे बॉब वेलन की जोड़ी, डू मतलब 2 लोग होंगे, और नॉर्थन एरिस्ट हिप हॉप, जो हिप हॉप की टीम होगी 3 लोगों की, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। इतना समझ में आया कि अब तुम आपके दिमाग में एक समरी बैठ गई ना कि ब्रिटेन का एक फेस्टिवल होता था जो हर साल म्यूजिक के लिए होता था, मगर इस साल वो इजराइल के विरोध में हुआ और इसकी वजह से 2 ब्रिटिशर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एक समरी आ गई ना दिमाग में। Many have been rightly appalled by their call for violence against violence in the context of Israel's continued mass murder in Gaza। अब यहाँ पे अगर आपको मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है मान लो, तो आप आगे बढ़ सकते हो क्योंकि आपने इतनी समरी समझ ली है कि वो फिल द ब्लैंक भरने के लिए काफ़ी है, समझे। हो सकता है कि कुछ लाइनें बहुत टफ हो और समझ में ना आ रही हो, कोई बात नहीं। अगर वहाँ पे कोई वर्ड नहीं भरना है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। मैनी हैव बीन राइटली अपेल्ड, अपेल्ड का मतलब होता है किसी को घृणा से भर देना, एकदम भर जाना। तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने मतलब वायलेंस के अगेंस्ट वायलेंस की, विद्रोह के अगेंस्ट जो विद्रोह था उसकी जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जो वो 2 क्या कहते हैं परफॉर्मेंस थे, उससे लोग बहुत ज़्यादा घृणा में भर गए थे। किसके खिलाफ भर गए थे? इजराइल के खिलाफ भर गए थे, जो कि मास मर्डर कर रहे हैं गाजा में, ठीक है। द लेटेस्ट डैश ओवर BBC द इंडिपेंडेंट बट नॉट क्वाइट इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। अभी तक यहाँ तक क्या समझ में आया कि BBC ने जो अभी लेटेस्ट प्रोग्राम कराया है, और BBC खुद में इंडिपेंडेंट भी है और नहीं भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब एक तरीके से दिख सकता है कि वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, मगर कहीं ना कहीं हो सकता है वो मतलब कोई लोग उसको फंड कर रहे हो, वो उन्हीं के कब्जे में रहता हो, उन्हीं के हिसाब से डिसीजन लेता हो। Not cutting its broadcast feed of Bob Van performance, it later describes as offensive and deplorable despite internal warning। अब इसको क्या पढ़ के लगा कि उनको जो BBC को बहुत लोग इंटरनली वार्निंग दे रहे थे कि भाई ये जो बॉब विलन का परफॉर्मेंस करा रहे हो, जो लोगों को भड़का रहा है, इसको रोको। मगर उन्होंने उस समय रोका नहीं, उसको बाद में बोला कि वो आपत्तिजनक था, मतलब ऑफेंसिव मतलब आपत्तिजनक था, और डिप्लोरेबल था मतलब निंदनीय था। लेट टू
पार्लियामेंट्री डिबेट एंड बीबीसी अपॉलॉजी। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा मामला बढ़ गया था कि पार्लियामेंट तक पहुंच गया था होगा और डिबेट हुई होगी और उसके बाद बीबीसी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। समझ में आई बात? इतना समझने के बाद हम सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार तो क्या कहते हैं, आप पढ़ते पढ़ते उसी समय कर सकते हैं। द एनुअल ग्लासटोनीबरी म्यूजिक फेस्टिवल इन ब्रिटेन यूजली मेक्स हेडलाइंस फॉर इट्स ग्रैंड डैश ऑफ कंटेम्प्रेरी एंड लेजेंडरी म्यूजिकल टैलेंट। अब बताओ क्या होगा। अब देखो, हो सकता है कि आपको इन जो वर्ड ऑप्शन में दिए हुए हैं इसमें कोई मीनिंग ना समझ में आ रही हो, ठीक है। देखो, ग्रैंड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है, यहाँ पे नाउन आएगी, ठीक है। अब खुद भी सोचो, क्या कोई वर्ड ऐसा आता है जो फिट हो रहा? आप खुद सोचो, ठीक है। सॉलिट्यूड का मतलब क्या? एक तो ये नाउन होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब होता है अकेलापन, ये तो होगा नहीं। फॉर इट्स ग्रैंड, अकेलापन नहीं। डोसैलिटी, डोसैलिटी का मतलब होता है एक तरीके से विनर्म, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? नाउन होती है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ का जमा होना, ठीक है, गैदरिंग होना, इसको ऐसे लिख सकते हो, गैदरिंग होना था। और ये क्या है? नाउन भी है, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब, एक तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गई और इसका मतलब होता है पहचान, ठीक है, ये भी मतलब नहीं आएगा। तो यहाँ पे बेस्ट क्या आ रहा है? कॉन्ग्रीग्रेशन। क्या आ रहा है? कॉन्ग्रीग्रेशन। क्यों? क्योंकि जो फेस्टिवल हो रहा था उसकी वजह से लोग जमा हुए थे, मतलब लोग नहीं जमा थे, जो वहाँ पे म्यूजिकल टैलेंट आए थे, जो गाने वाले आए थे, ठीक है। फॉर इट्स ग्रैंड कॉन्ग्रीग्रेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी एंड लेजेंडरी म्यूजिक टैलेंट। This year, Glasgow made headlines instead for becoming center stage of anti-Israel sloganeering and calls of dash, including death to IDF। क्या कह रहे हैं कि इस साल ये जो फेस्टिवल था ये सेंटर स्टेज बन गया था एंटी इजराइल स्लोगन्स के लिए, और वो जो वहाँ पे लोग थे वो क्या कह रहे थे? कॉल्स ऑफ, क्या कॉल कर रहे थे? डेथ टू इजराइल डिफेंस फोर्सेस, मतलब इजराइल डिफेंस फोर्सेस का नाश हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? अफ्रेंड, अफ्रेंड का मतलब होता है, एक तो ये नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, इसका मतलब होता है अपमान। कॉल्स ऑफ अफ्रेंड नहीं। स्टारवेशन तो सबको पता होगा, भूखमरी, तो ये भी नहीं होगा। एट्रोसिटी का मतलब भी सबको पता होगा, अत्याचार, ये होता है पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन, और ये भी नहीं होगा। डिफाइंस का क्या होता है? ये होता है नाउन, इसका मतलब होता है विद्रोह या विरोध करना, तो ये क्या होगा? डिफाइंस। कॉल्स ऑफ डिफाइंस मतलब जो इजराइल है उसके खिलाफ विद्रोह करने की जो आवाज थी, तो कॉल्स ऑफ डिफाइंस। Such is the ruckus even after a week after the 5-day fest ended, that two performance accused of anti-Semitic incitement। अच्छा, एक बात बताओ, accused के साथ क्या आता है? जब किसी के ऊपर आरोप लगाया होता है क्या आता है? मैंने इतना पढ़ा, इतना सेंटेंस पढ़ने की जरूरत थी? आपने accused देखा था और यहाँ पे इतने सारे ये जो प्रीपोजिशन थे, सबको पता है, हम पढ़ना ही नहीं है, मीनिंग समझनी नहीं है, तो तुरंत लगाना है accused of, ठीक है। जब चीज़ें कोई एकदम फिक्स आ जाए तो उस समय वहाँ पढ़ के टाइम मत खराब करना, ठीक है, आगे बढ़ना। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहे हैं ये जो रकस है एक तरीके से हंगामा है 5 दिन के फेस्टिवल के बाद भी। ये क्या हुआ इसमें कि उसके जो परफॉर्मेंस थे, जो 2 परफॉर्मेंस थे, उनके ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने एंटी सेमेटिक इंसाइटमेंट करी है, मतलब ज्यूज के खिलाफ भड़काया है। और वो कौन थे? इंग्लिश पंक रैप डू बॉब वैलियन। बॉब वैलियन एक तरीके से इंग्लिश रैपर थे कोई, जो 2 लोग थे, वो पूरा ग्रुप था। एंड नॉर्थन आयरिश हिप हॉप ट्रियो, और जो नॉर्थन आयरिश के 3 लोगों का ग्रुप होगा, उसको क्या बोलते हैं? नी कैप वो लोग बोलते होंगे, उनके ऊपर आरोप लगा। आर नाउ अंडर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, अब उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है। Many have been rightly appalled by their call for violence in the context of Israel's continued mass murder in Gaza। कह रहे हैं कि जो इजरायली फोर्सेस जो हैं वो गाजा में बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करके लोगों को मार रही हैं, उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने जो 2 परफॉर्मेंस थे, उन्होंने वायलेंस अगेंस्ट वायलेंस, मतलब एक तरीके से इनका जो वो कर रहे हैं हम भी उनके खिलाफ वही चीज़ करें, इस तरीके का नारे दिए वहाँ पे लोगों के अंदर घृणा भर दी। अपैल्ड मतलब लोगों के अंदर घृणा भर दी। द लेटेस्ट क्या होगा? डैश ओवर बीबीसी। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? द आर्मिटिस, कॉनकॉर्ड, फ्रैकेस, हैसर। अब लेटेस्ट यहाँ पे है, एक तरीके से एडजेक्टिव है, तो यहाँ नाउन आना चाहिए। आर्मिटिस का मतलब होता है युद्ध विराम, और ये नाउन होता है, तो यहाँ मीनिंग नहीं सही है। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके से शांति, है ना, हार्मनी, ये भी नाउन होता है, तो यहाँ पर भी मतलब नहीं है। फ्रैकेस का मतलब होता है
झगड़ा, है ना, क्वारल। तो ये हो सकता है मीनिंग यहाँ पर, ये भी नाउन ही है एक तरीके से, फ्रैकेस भी नाउन है, ठीक है। हैसल का मतलब होता है एक तरीके से कोई झंझट, जैसे कोई काम करना हो तो आपको वो बहुत झंझट वाला लग रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, है ना, तो ये एक परेशानी है, छोटी सी परेशानी। तो यहाँ पे छोटी सी तो परेशानी है नहीं, ये कोई झंझट वाली बात तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, फ्रैकेस। जो अभी अभी जो बीबीसी में एक तरीके से जो झगड़ा हुआ है, द फ्रैकेस ओवर बीबीसी, किसके लिए झगड़ा हुआ है, ओवर बीबीसी। अब ये बीबीसी के बारे में बताया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक बीबीसी के बारे में बताया गया है, तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ओवर बीबीसी नॉट कटिंग इट्स ब्रॉडकास्ट फीड ऑफ बॉब विलियम्स परफॉर्मेंस, किस लिए झगड़ा हुआ है कि जो बीबीसी था उन्होंने बॉब विलियम की परफॉर्मेंस को काटा नहीं, बाद में भले ही उसको आपत्तिजनक और निंदनीय बोल दिया मगर तब नहीं काटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द लेटेस्ट फ्रैकेस ओवर बीबीसी। अब इसमें देखो, अभी हम लोगों ने क्या पीछे देखा था, द लेटेस्ट फ्रैकेस, ठीक है, ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर था, तो उसके लिए क्या लगेगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी। सिंगुलर वॉज वर्ब तो है नहीं, क्योंकि पूरा पास्ट में तो कहीं भी नहीं है। वॉज वर्ब क्या कहते हैं, पैसिव के लिए भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, हैव नहीं होगा, तो क्या होगा, हैज होगा। द लेटेस्ट फ्रैकेस हैज लेड टू पार्लियामेंटेड, जो अभी बीबीसी में जो अभी अभी झगड़ा हुआ था उसकी वजह से जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई और बीबीसी को भी माफी मांगनी पड़ी, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा। ठीक है, अभी 6 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ये पहला नंबर है, ठीक है, एक बार अपना ट्राई करिए फिर मेरा देखिए। दीज यंग कैडेट्स अंडरगो अ रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज एम टू प्रिपेयर देम फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। कह रहे हैं कि ये जो यंग कैडेट्स हैं इनको एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है, और वो जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये किसके लिए है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। पहला सेंटेंस तो होगा नहीं, दीज यंग कैडेट्स, ठीक है। फाइनली आफ्टर द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दीज कैडेट्स compete to qualify for entry into the National Defense Academy located in पुणे। एनडीए का एग्जाम तो सबको पता होगा, क्लास 12 के बाद होता है, तो वही कह रहे हैं कि फाइनली सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब 12th के एग्जामिनेशन के बाद इन जो ये कैडिडेट्स होते हैं ये compete करते हैं क्वालिफाई करने के लिए इसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि पुणे में है, ठीक है। तो ये भी अब देखो यहाँ पर भी अभी समझ, ये दीज कैडेट्स, ये पहला सेंटेंस नहीं लग रहा है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द क्रेडल ऑर्नी ऑफ एक्सीलेंस विच ट्रेन्स कैडेट्स फ्रॉम द अर्ली एज ऑफ 12। कह रहा है कि इसको हम रेफर कर सकते हैं, किस चीज़ को रेफर कर सकते हैं आगे देखेंगे, कि क्रेडल ऑफ एक्सीलेंस, इसका मतलब है जहाँ पे कोई किसी बहुत महान लोगों का या तो जन्म हुआ है या फिर वहाँ से वो आते हों, ठीक है, तो इसको हम क्रेडल ऑफ एक्सीलेंस बोलेंगे, जहाँ से काफ़ी महान लोग आते हैं। विच ट्रेन, जो कि ट्रेन करता है कैडेट्स को अर्ली एज ऑफ 12, 12 साल से ही। Nestled in a lush green campus of 18 acres in Dehradun cantonment is the RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी। कह रहे हैं जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ये काफ़ी 18 एकड़ के काफ़ी ग्रीन कैंपस के अंदर है, और वो कहाँ पे है, देहरादून कैंटोनमेंट एरिया में, ठीक है। अब इसको डी को देखो, डी क्या है यहाँ पर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में बात स्टार्ट हो रही है, RIMC, ठीक है, तो ये क्या होगा, डी होगा। पहला सेंटेंस डी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सी को देखो, अब सी जो है ये इसी को रेफर कर रहा है, कैसा, क्रेडल ऑफ एक्सीलेंस, जहां से काफी महान लोग आते हैं और जहां पे उनको भी 12 साल से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती, कहां पे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो DC हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कह रहे हैं कि दीज यंग कैडेट जो वहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, इनकी बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है और इनको आर्म फोर्सेस के लिए तैयार किया जाता है, तो ए वाला ऑप्शन होगा, तो DCA। उसके बाद बी में होगा कि जब उनको तैयार कर लिया जाता है, वो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12 पार कर जाते हैं, फिर वो NDA का एग्जाम देते हैं जो कि पुणे में है, तो क्या होगा हमारा, बी होगा। तो क्या होगा हमारा, DCAB, ठीक है, तो DCAB हमारा करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है कि ये 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको एरर देखनी है, ठीक है, और बताना है कि टोटल कितने सेंटेंस में एरर है। इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। कह रहे हैं कि ये अभी भी सत्य है, जो इंडियन इकोनॉमी है वो मानसून के ऊपर डिपेंड है। कहाँ पे दिक्कत है, ध्यान दो, अगर ऑन के बाद द आना चाहिए था, क्योंकि मानसून एक स्पेसिफिक सीजन है, ठीक है, विंटर, समर और
मानसून, अगर किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाना है जिसके ऊपर ही सिर्फ पॉइंट आउट करना है तो वहाँ पे द लगाएंगे हम, तो ऑन द मानसून होना चाहिए। तो यहाँ पे एक दिक्कत है। इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्टॉल आफ्टर 5 आवर्स ऑफ ऑफिस। यानी ये अच्छा रहेगा कि हम शाम को एक तरीके से सैर के लिए जाएं, घूमने के लिए जाएं 5 घंटे ऑफिस में बिताने के बाद, ताकि क्योंकि 5 घंटे ऑफिस में इतना स्ट्रेन हो गया, कह रहा है कि अब अच्छा रहेगा कि हम शाम को घूमने जाएं। आफ्टर 5 आवर्स ऑफ ऑफिस नहीं होगा, कहाँ पे 5 घंटे आपने कहाँ बिताए हैं? ऑफिस में ना, तो एट ऑफिस, स्पेसिफिक प्लेस एट ऑफिस। तो यहाँ पर दिक्कत है। अरुण लाइक ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। ठीक है, ये सही है। ज्योग्राफी को और हिस्ट्री से कंपेयर किया गया है कि अरुण को ज्योग्राफी ज़्यादा पसंद है और हिस्ट्री उतनी पसंद नहीं है, तो मोर देन लाइक्स ही लाइक्स हिस्ट्री, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? दो सेंटेंस में दिक्कत ही होती है, पहला और दूसरा। ये पहला नंबर वाला क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो, ठीक है, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। इन इंडिया में फॉरेस्ट आर ह्यूज कैचमेंट एरियाज फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एज दे हेल्प इन स्टोरिंग वाटर। कह रहे हैं कि इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वो एक तरीके से कैचमेंट एरिया है बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे पानी स्टोर होता है। मान लो पानी बरसा तो वहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे करके वो क्या कहते हैं, नदियों और तालाबों में चले जाते हैं। तो और इसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग एक तरीके से जो फॉरेस्ट है वो पानी को बचाने में, स्टोर करने में मदद करता है। इफ दीज फॉरेस्ट कंटिन्यू टू बी फेल्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स विल ड्राई अप लीडिंग टू ड्रॉट। कह रहे हैं कि अगर इन पेड़ों को हम ऐसे ही काटते रहे बिना सोचे समझे, तो जो रिवर्स हैं और स्ट्रीम्स हैं वो सूख जाएंगी और उसकी वजह से क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। ड्यू टू दिस मैनी स्टेट्स आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द समर मंथ, जिसकी वजह से जो बहुत से स्टेट हैं वो गर्मियों में पानी की उनको शॉर्टेज मतलब कमी महसूस होती है। अनफॉर्चुनेटली दीज डेंस फॉरेस्ट एरियाज आर डिसअपियरिंग। कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से ये जो घने घने जंगल हैं वो अब गायब हो रहे हैं। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस ए से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे बता रहा है कि भारत में फॉरेस्ट एरिया एक बहुत बड़े कैचमेंट एरियाज हैं, ठीक है, और यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हुई है। उसके बाद जब फॉरेस्ट की बात यहाँ पे हुई है तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो भी अगर फॉरेस्ट के बारे में बात हुई तो उसके बाद ही आना चाहिए। तो डी को देखो, ए डी। दुर्भाग्य से ये जो डेंस फॉरेस्ट है अब वो गायब हो रहा है। पहले उसने बताया कि देखो इसके क्या फायदे हैं फॉरेस्ट के, बाद में बता रहा है कि देखो ये गायब भी हो रहे हैं। अब देखो सी को, इसकी वजह से, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट गायब हो रहा है इसकी वजह से बहुत से स्टेट्स में गर्मियों में पानी की शॉर्टेज हो रही है। ए डी सी। फिर बी आएगा, इफ दीज फॉरेस्ट, अगर ये क्या कहते हैं जो पेड़ हैं वो गिरते ही रहे, बिना लोग काटते ही रहे इनको बिना सोचे समझे, तो ये जो नदियां हैं, स्ट्रीम्स हैं, ये सब जो एक तरीके से धारा है, छोटी नदियां हैं, वो सब सूख जाएंगी और फिर अंत में क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे होगा ए डी सी बी। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। ये 9th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि ये 3 सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है कि एक सेंटेंस में एरर है, 2 सेंटेंस में, कि तीनों में है, ठीक है। ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो फिजिशियन की वो जॉब कर रहे थे 1990 के दशक के दौरान। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हैड बीन डूइंग है, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ किया। हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ ऐसे नहीं करते। कैसे करते हैं? जब पास्ट में कोई बात हुई होती है और वो किसी रेफरेंस पॉइंट तक आती है, मतलब किसी पॉइंट तक आती है, लगातार चल रही होती, तब। जैसे अगर मैं बोलूँ ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर हिज फ्रेंड केम, वो 2 घंटे तक पढ़ता रहा था जब तक उसका दोस्त आया था। तो एक मतलब पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वो पढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचा पास्ट में, और फिर उसका दोस्त आया, ठीक है। तो ऐसे में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम? या तो यहाँ पे हम पास्ट यूज़ करेंगे या तो फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे लिख सकते हैं हम, ही वर्कड एज अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s, मतलब 1990 के दशक में वो एज अ फिजिशियन काम करता था। या फिर ही वॉज वर्किंग एज अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s, 19 के दशक में वो एज अ फिजिशियन काम करता था। तो इस तरीके से। तो यहाँ पे कहाँ दिक्कत है? हैड बीन में दिक्कत है। तो पहला वाला गलत है। ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफ़ी देन टी, उसने कहा था कि उसको कॉफ़ी टी से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। अब प्रेफर के साथ सबको बताया कि दैन नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू आएगा। तो एक दिक्कत यहाँ पे। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, पहली बात है ये प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब कभी चेंज नहीं होती। होता क्या है? ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। और दूसरी चीज़ ये है
कि ऑल दैट गिटर्स एक आइडिया है, मतलब हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ये एक सिंगुलर आइडिया है, मतलब एक आइडिया, जब एक आइडिया है तो हम सिंगुलर वर्ड लगाएंगे। जैसे हर चमकने वाली चीज़, ये क्या है आपका आइडिया है। यहाँ पे ये नहीं कि हर चीज़ के बारे में बात हो रही है, बात हो रही है हर चमकने वाली चीज़ क्या कहते हैं, सोना नहीं होती। तो यहाँ पे ये भी गलत है, तो 3 यहाँ पे एरर, तीनों में ही एरर थी। अब क्या करना है इसमें, ये पैसिव में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। द कीज वर फाउंड बाई हिम अंडर द ओल्ड वुडन टेबल, जो चाबियां थी वो उसको पुरानी वुडन टेबल के नीचे मिली थी। वर फाउंड है यहाँ पर, द कीज है मतलब वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये है पैसिव। ये एक्टिव वॉइस से जब चला होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, ठीक है। और ये जो हिम है ये क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये जो कीज है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगी। तो चलो ढूंढ लेते हैं। ही फाइंड्स द कीज, देखो फाइंड्स आ गया, हटा दो, प्रेजेंट टेंस है। ही वॉज फाइंडिंग नहीं होगा, ही इज फाइंडिंग नहीं होगा। ही फाउंड द कीज अंडर द ओल्ड, हाँ ये होगा। देखो ही यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, कीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई है, और फाउंड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म एज अ पास्ट टेंस हो गई। तो डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।